हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। हमारा आज का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने सेल के बारे में डिस्कस किया था, सेल का स्ट्रक्चर क्या था उसके बारे में डिस्कस किया था और सेल के जो थ्री मेन फीचर्स थे उनकी भी बात कर ली थी। इसमें हम बात कर लेंगे सेल के ऑर्गेनेल्स की। और ये हमारा आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसकी मैंने जो एनालॉजी ली है उस एनालॉजी को आप समझ कर ही बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। उस एनालॉजी को आप समझेंगे और इसके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको समझेंगे, कंपेयर करेंगे और बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम बेसिक जो रिवीजन है उसको कर लेते हैं, जो हमारा पहले का लेक्चर था उससे रिलेटेड। तो देखते हैं। हम लोगों ने देखा था सेल के थ्री मेन फीचर्स की बात करें तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें ये जो सबसे बाहरी इसकी लेयर थी उसको क्या कह रहे थे? उसको कह रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल की सबसे बाहरी लेयर है। और ये जैसे कि ये एक सेल है, ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट हो गया और सेल का बाहरी एनवायरनमेंट ये है बाहर का। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर के एनवायरनमेंट से सेल के बाहर के एनवायरनमेंट को अलग कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा जो दूसरा मेन फीचर था इसका वो था न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या था? ये डबल लेयर्ड कवरिंग है। न्यूक्लियस क्या है? डबल लेयर्ड कवरिंग। इसको हम आगे भी देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे आगे क्या है। और तीसरा जो मेन फीचर था वो था साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जो है इसमें देखिए फ्लूइड लाइक कंटेंट इसमें फिल है। साइटोप्लाज्म मतलब एक ये जो सेल है, सेल में क्या देख रहे हैं हम लोग? बहुत छोटे छोटे स्टेन है, बहुत छोटे छोटे स्टेन है और इसमें कुछ फ्लूइड फिल है। इस सेल के अंदर फ्लूइड फिल है। इस फ्लूइड को ही हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को ही हम क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर कितने सारे स्ट्रक्चर हैं? बहुत स्ट्रक्चर हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर कई स्ट्रक्चर हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? इनका फंक्शन क्या है और ये देखने में कैसे दिखते हैं? इन सब की आगे हम बात करेंगे। तो सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, इसको देख लेते हैं। जैसा कि इसके पहले का जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। इनकी जो सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी जो सेल होते हैं उनका साइज की बात अगर हम करें, इनका साइज बहुत स्मॉल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बहुत स्मॉल होता है। ये 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। और ये जो माइक्रोमीटर है, ये जो यूनिट है 1 माइक्रोमीटर, ये इज इक्वल होती है 10 टू पावर -6 मीटर के। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल 10 टू पावर -6 मीटर। वही अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है बहुत लार्ज होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। 5 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर रीजन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियर रीजन को, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है ये कैसा होता है? ये अनडिफाइंड होता है।
अनडिफाइंड होता है इसका न्यूक्लियर रीजन, और इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड, और इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसी के कारण इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियर रीजन की बात करते हैं तो ये वेल डिफाइंड होता है। इसमें इसका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, और इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। वहीं यूकेरियोटिक में देखें तो इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। वहीं यूकेरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरियल सेल। और अगर हम यूकेरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें प्लांट सेल आते हैं और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे सेल होते हैं? यूकेरियोटिक सेल होते हैं। वहीं बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल सेल के जो एग्जाम्पल है उनका स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकेरियोटिक सेल। ये है एक बैक्टीरिया की सेल। इसको बोलेंगे बैक्टीरियल सेल। और यूकेरियोटिक में एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो हम लोग देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरियल सेल है इसमें इसका जो न्यूक्लियर रीजन है वो डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है इसमें। और ये अनडिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन है इसी को बोल रहे हैं न्यूक्लियोइड। इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोइड। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और ये स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम्स है। वहीं अगर बात करें यूकेरियोटिक सेल में एनिमल सेल की, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं इसका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है। इसका वेल डिफाइंड है न्यूक्लियर रीजन। ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवल्व है इसका। और भी इसमें कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस। और इसमें जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है
ये है साइटोप्लाज्म। और इसमें और भी इसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स हैं, इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल में भी देखते हैं तो इसका भी न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है। ये न्यूक्लियस है, देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म है, और ये इसमें जो है सेल वॉल होती है। सेल वॉल को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स को देखते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होते हैं। और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं, उनकी सेल्स जो होती हैं बहुत ही ज्यादा लार्ज होती हैं और कॉम्प्लेक्स होती हैं। और इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इनका जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। इनमें बहुत सी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। और इन केमिकल एक्टिविटीज ये जो केमिकल एक्टिविटीज होती हैं इन्हीं से इनके जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट मिलता है। उनके फंक्शन के लिए, उनके स्ट्रक्चर के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है केमिकल एक्टिविटीज। और सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनमें डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज होती हैं। और इन डिफरेंट काइंड की जो एक्टिविटीज हैं उनको सेपरेट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सेल क्या करते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं, इन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनेल्स। इनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। मतलब ऑर्गेनेल्स क्या है? ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर जो कि बहुत सी एक्टिविटीज को करते हैं। और ये इनका जो फीचर है मेम्ब्रेन बाउंड, ये केवल यूकेरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ये इनका मेजर डिफरेंस है जो कि इनको प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक सेल्स से अलग करता है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेल ऑर्गेनेल्स के न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स एक सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सेल के लिए बहुत से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत सी जिसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें हम न्यूक्लियस को देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये देखिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसमें ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसका जो आउटर इसकी कवरिंग होती है वो, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। और इसमें ये कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये पोर्स हैं। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर इसमें जो है इन्हीं से न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसफर होता है। और न्यूक्लियस के बाहर कहाँ? साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है इसके मटेरियल का इन पोर्स के द्वारा।
न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस में कैसी इसकी जो लेयर होती है वो होती है डबल लेयर। इसमें डबल लेयर कवरिंग पाई जाती है। और ये जो डबल लेयर कवरिंग है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये डबल लेयर की कवरिंग है, और इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये कैसा दिख रहा है, एक एनवेलप की तरह ये दिख रहा है, तो इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस में ये देखिए क्रोमैटिन इसमें पाए जाते हैं। कॉन्टेंस क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं, जो कि रॉड शेप्स के दिखते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम का होता है वो रॉड शेप्स का होता है। इनमें ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और ये जो क्रोमैटिन है, इसमें क्रोमैटिन जो है ये इसमें जो है क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की बात करें तो क्रोमैटिन मटेरियल है एज अ पार्ट ऑफ डीएनए। और ये क्रोमैटिन जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। न्यूक्लियस एक सेल के लिए सेंट्रल रोल प्ले करता है। सेंट्रल रोल न्यूक्लियस, क्योंकि एक जो सेल होती है, सेल का अगर सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल रोल, तो वो न्यूक्लियस ही प्ले करता है। और इनमें इसके जो न्यूक्लियस के जो मिडिल में एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस, इसमें ये जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो हैं इनको बोल रहे हैं, ये है राइबोसोम्स। ये इसके सरफेस पे, न्यूक्लियस की जो सरफेस होती है उस पे राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। ये है राइबोसोम्स। और ये जो इनमें लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल में जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर था उसको बोल रहे थे साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सेंट्रल रोल जो प्ले करता है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए। सेलुलर रिप्रोडक्शन इसका मतलब क्या है? सेलुलर रिप्रोडक्शन मीन्स जब एक सिंगल सेल
एक सिंगल सेल है, ये डिवाइड होती है और दो न्यू सेल इससे बनती हैं। एक सिंगल सेल से दो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन। ये इसके लिए सेंट्रल रोल का काम करती है। कौन? न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स। तो ये था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं आगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और ये क्या है इसको भी देखेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इससे अटैच्ड क्या है? ये है न्यूक्लियस। इसको तो हम लोग अभी देख चुके हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये देखिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से अटैच्ड रहता है, न्यूक्लियस से जो अटैच्ड रहता है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए न्यूक्लियस में इसका डबल लेयर जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। इसमें पोर लाइक जो स्ट्रक्चर थे वो है न्यूक्लियर पोर, जिससे कि मटेरियल का ट्रांसफर होता है। और इसमें जो न्यूक्लियस से के पास में एकदम जो स्ट्रक्चर रहता है उसको बोलते हैं ईआर। ईआर मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ और चीजें देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कैसा स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा है? एक नेटवर्क की तरह दिख रहा है। ये देखिए एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर है इसका। तो ये, और ये कैसा है? लार्ज नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब जैसा भी दिख रहा है ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये देखने में कुछ कुछ इसकी तरह लग रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह है। तो ये सिमिलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके टाइप्स की अब बात करते हैं। इसके टाइप्स में अगर हम देखें तो एक ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के इसमें होते हैं। एक है RER। RER मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसका दूसरा टाइप है वो है SER। SER मीन्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको कह रहे हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोल रहे हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ और स्मूथ क्या है? ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर,
इसमें ये डॉट्स जैसे स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है? ये होते हैं राइबोसोम्स। ये होते हैं इसमें राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स इसकी सरफेस से अटैच्ड रहते हैं। अब जब राइबोसोम्स इसकी सरफेस से अटैच हो जाते हैं तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो दिखने में रफ की तरह लगता है, तो इसलिए इसका नाम है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम देखें एसईआर को अगर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है एकदम स्मूथ है, मींस इस पर कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। जब इस पर कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होता है तो ये स्मूथ जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसमें डिफरेंस है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये जो राइबोसोम्स होते हैं, RER एंड SER, ये जो RER है मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं ये जो एक्टिव सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी एक्टिव सेल्स होते हैं उनमें राइबोसोम्स की प्रेजेंट होती है। और ये जो राइबोसोम्स है ये साइट है, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने की एक साइट होती है राइबोसोम। राइबोसोम्स attached to its surface, स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं अटैच होते हैं। ये राइबोसोम जहां भी अटैच होंगे वो प्रोटीन की मैन्युफैक्चर की साइट होगी। और ये जो प्रोटीन होती है ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर होने के बाद में ER का यूज करके, ये प्रोटीन ER का यूज करके अलग अलग प्लेसेस पे इसको भेजा जाता है। जो प्रोटीन होती है यहाँ पे इसकी प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद में इसको अलग अलग प्लेसेस पे भेजा जाता है ER की हेल्प से। SER और SER की अगर हम बात करते हैं, SER में RER में प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होती है, तो ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करती है। RER प्रोटीन के मैन्युफैक्चर का काम करती है। SER जो होता है वो फैट मॉलिक्यूल या फिर लिपिड, या फिर जो लिपिड्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और ये फैट और लिपिड जो होते हैं वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? ये एक सेल के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, एक सेल के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इनमें से जो कुछ फैट्स हो गए, कुछ लिपिड्स हो गए, ये सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं। फैट मॉलिक्यूल और लिपिड मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और जब ये सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये प्रोसेस जो होती है ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को कहा जाता है
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फैट्स के और लिपिड के, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं एंजाइम एंड हार्मोन्स के फंक्शन के लिए। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं? एंजाइम और हार्मोन्स के फंक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट होती है। ER डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन इनका अगर इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये ऑलवेज एक नेटवर्क लाइक, जैसे ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है तो ये ऑलवेज एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन ये प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट सेल्स में, ये प्रेजेंट होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो दिखेगा वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ही दिखेगा। तो ये था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, लेकिन हाँ इनका फंक्शन तो रह ही गया है। इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ ER। ER के फंक्शन में अगर हम SER के फंक्शन की बात करते हैं, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट फॉर डिटॉक्सिफाइंग डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जो SER होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पॉइजन और ड्रग का, ये पॉइजन और ड्रग को जो है डिटॉक्सीकरण उसका कर देता है। ER के फंक्शन की और बात करते हैं। ER जो है वो चैनल प्रोवाइड कराता है, किसी भी मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए एक चैनल प्रोवाइड कराता है। जैसे कि उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो एक चैनल प्रोवाइड कराता है जिससे कि मटेरियल का ट्रांसफर होता है। प्रोवाइड चैनल्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। और ये जो मटेरियल की यहाँ पे बात हो रही है, ये स्पेशली बात हो रही है प्रोटीन्स की, ये बात हो रही है प्रोटीन्स की। तो इसमें जो मटेरियल की बात हो रही है वो प्रोटीन की बात हो रही है, और ये मटेरियल जो ट्रांसफर करने का काम करता है ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ट्रांसफर करने का काम करता है, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो रीजन्स हैं उनमें भी ट्रांसफर करने का काम कर सकता है। ये ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह भी काम करता है। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क मीन्स ये एक सरफेस प्रोवाइड कराता है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए सरफेस प्रोवाइड कराता है, तो ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। तो आगे बात करते हैं गोल्गी ऑपरेटस की। गोल्गी ऑपरेटस क्या है? द गोल्गी ऑपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी, एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी, उनके द्वारा इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था।
और ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के जैसे होते हैं जो कि एक के ऊपर एक स्टैक रहते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक के ऊपर एक स्टैक रहते हैं, स्ट्रक्चर इनका, जिसको बोल सकते हैं फ्लैट एंड सैक्स। अरेंज्ड होते हैं एक के ऊपर एक स्टैक फॉर्म में। ये जो स्टैक फॉर्म में अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस्टर्न्स। These membranes often have connections with the membranes of ER. ER के साथ में connections इनके होते हैं and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. The material synthesis, इनमें जो मटेरियल का सिंथेसिस जो होती है वो ER, नियर द ER होती है। उसके बाद में जो पैकेजिंग होती है, डिस्पैच्ड होते हैं वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। किसके थ्रू होते हैं? ये गोल्गी ऑपरेटर्स के थ्रू होते हैं। पैकेज्ड होते हैं, डिस्पैच्ड होते हैं किसके थ्रू? गोल्गी ऑपरेटर्स के थ्रू। अगर गोल्गी के फंक्शन की बात करें, गोल्गी के फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है प्रोडक्ट की। और ये किस फॉर्म में करता है? ये करता है बेसिकल्स के फॉर्म में। ये जिस फॉर्म में इसको स्टोर करता है, मॉडिफाइड और पैकेजिंग, उसको बोलते हैं बेसिकल। सम केसेस में ये देखा गया है कि जो सिंपल सुगर्स होती हैं, सिंपल सुगर्स होती हैं वो गोल्गी की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सुगर में ट्रांसफर हो जाती हैं, बन जाती हैं। मतलब एक सिंपल सुगर से गोल्गी ऑपरेटर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सुगर को बना लेता है। गोल्गी ऑपरेटर जो होता है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करता है। ये किसके लिए होता है? इन्वॉल्व होता है ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में। गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए ये गोल्गी ऑपरेटर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें देखिए ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, जो कि एक के ऊपर एक इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये कैसे है? मेम्ब्रेन बाउंड है। सभी देखिए सारे जो स्टैक्ड है ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स की तरह होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स की तरह हैं सारे के सारे। और इनको बोल क्या रहे हैं? ये जो है इनको बोल रहे हैं सिस्टर्न। इनको क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्नी इनको बोल रहे हैं, सिस्टर्न्स या फिर सिस्टर्नी। इनमें मटेरियल का सिंथेसाइज कहाँ से होता है? इनमें मटेरियल का जो सिंथेसिस होता है वो ER के निकट होता है, ER के नियर होता है। इसके फंक्शन की बात करते हैं। ER का फंक्शन, ER का फंक्शन क्या है? अभी बताया था। ER का जो फंक्शन है ये किसी भी मटेरियल को स्टोर करने का काम, स्टोरेज का काम करता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। मतलब मॉडिफाई मतलब मॉडिफिकेशन मीन्स एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ये एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। और ये जो मॉडिफिकेशन ही करता है, ये कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये करता है बेसिकल्स फॉर्म में करता है इसको। और इसमें पैकेजिंग का भी काम ये करता है। इसका जो फंक्शन है स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का एंड पैकेजिंग का। किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन उसमें कर सकता है और उसको स्टोर भी कर सकता है। सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर सकता है और ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ये इसमें सिस फेस है इसका और ये है ट्रांसफेस। ये सिस फेस कहलाता है और ये ट्रांसफेस। और इसमें ये देखिए ये जो होती हैं ये बेसिकल होती हैं। ये बेसिकल फॉर्म है। इसी में क्या होता है? प्रोडक्ट का स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग होती है। और ये सीक्रेटरी बेसिकल्स है क्योंकि ये गोल्गी ऑपरेटर से सीक्रेट हो रही है। देखिए ये यहाँ से निकलकर यहाँ पे आ गए तो सीक्रेट हो रही है, इसलिए उसको बोल रहे हैं सीक्रेटरी बेसिकल्स। ये जो इसका ये ओवल टाइप्स ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमेन। और ये देखिए इनकमिंग ट्रांसपोर्ट बेसिकल्स,
ये इनकमिंग मतलब ERC ये आ रही है वेसिकल गोल्गी apparatus में, ये किसके लिए आ रही है? ये आ रही है स्टोरेज के लिए, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो या फिर पैकेजिंग करनी हो। लेकिन मटेरियल का जो सिंथेसिस होती है वो ER के निकट होती है, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर होती है पैकेजिंग। उसके बाद में इसका ट्रांसपोर्ट गोल्गी apparatus में हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बेसिकल, बेसिकल के फॉर्म में हो जाता है। फिर इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। और ये देखिए ये जो बन रही है वेसिकल, ये न्यूली फॉर्मिंग, क्योंकि भी फॉर्म हो रही है इसलिए इनको बोल रहे हैं न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल्स है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स की बात अगर करें तो इसमें ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम्स का, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। और ये इसके अंदर जो फिल रहता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। लाइसोसोम के अंदर फिल क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम की फिलिंग होती है। और ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए होते हैं, बने हुए एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल के लिए। एक सेल के लिए लाइसोसोम्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। और ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है तो ये एक सेल को क्लीन रखता है, क्लीन रखने के लिए हेल्प करता है। और कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि फूड हो गया, फॉरेन मटेरियल अगर बॉडी में एंटर करता है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फूड हो गया, या फिर जो ऑर्गेनेल्स ओल्ड हो जाते हैं उनका इंडअप भी कौन करता है? लाइसोसोम करता है उनका इंडअप, या उनको इंड कर देता है उनका, जैसे कि वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स की तरह ये काम करता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंस में ये चेंज कर देता है, उसके बाद ये उसका इंडअप कर देता है। इसलिए लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स को कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। और लाइसोसोम्स ये क्यों कर पाता है? लाइसोसोम्स ये सारी प्रोसेस इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके पास। एंजाइम्स जो होते हैं इसी के कारण ये सारी प्रोसेस कर पाता है, किसी भी फॉरेन मटेरियल का इंडअप कर पाता है, या उसको किल कर पाता है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में चेंज भी कर सकता है। और ये ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी ब्रेक करने के लिए कैपेबल है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के समय जब किसी भी सेल में डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स उस सेल को ब्रेस्ट कर देता है, और इसके पास जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उससे ये ब्रेस्ट कर देता है और उसको किल कर देता है। इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है, डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं, या फिर सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल लाइसोसोम्स को कहा जाता है। तो देखते हैं लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर। लाइसोसोम्स ये है लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर। लाइसोसोम्स कुछ इस तरह से दिखता है। ये इसकी मेम्ब्रेन है, और इसमें ये देखिए ये जो है इसमें ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और ये देखिए ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये प्रोटीन है, इनका ट्रांसफर, ये ट्रांसपोर्ट हो रही है, प्रोटीन इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ये लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर्स होता है। लाइसोसोम्स को कह रहे हैं वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल। एक सेल के लिए एक वेस्ट डिस्पोजल का काम करता है, या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको नोन एज द सुसाइड बैग। सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल।
एक सेल के लिए ये सुसाइड बैग का काम करता है। हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स को ये स्टोर करता है, या फिर कह सकते हैं कि एक सेल के लिए एनर्जी करेंसी का काम करता है। एक सेल के लिए एनर्जी करेंसी का काम करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया में टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं पोरस या पोर्स। और जो इनर मेम्ब्रेन इसकी होती है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है, डीपली फोल्डेड होती है। ये जो डीपली फोल्डेड होती है ये फोल्ड क्या करते हैं? ये एटीपी जेनरेटिंग केमिकल जो रिएक्शंस इसमें होती हैं उनके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ये फोल्ड के कारण उनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब एनर्जी केमिकल एक्टिविटीज के लिए, लाइफ के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, उनकी केमिकल एक्टिविटीज जो होती है उनको फॉर्म करने के लिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो एनर्जी जो मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में। एटीपी फॉर्म में एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और जो एटीपी है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी मीन्स ए फॉर एडिनोसिन, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फास्फेट। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म में इसमें स्टोर रहती है एनर्जी। एटीपी को इसीलिए क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारी जो बॉडी है वो स्टोर्ड एनर्जी का यूज करती है एटीपी फॉर्म में। किसके लिए चाहिए होती है एटीपी? न्यू केमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए, या फिर मैकेनिकल वर्क के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में इसका अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होता है। ये डीएनए और राइबोसोम जो इसके पास होता है, इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन्स को बनाने में सक्षम होता है। इसलिए इसको ऑर्गेनेल्स जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए इसकी जो आउटर, ये देखिए टू इसके पार्ट्स थे। आउटर मेम्ब्रेन एक थी एंड इनर मेम्ब्रेन थी। ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन कवरिंग। ये भी डबल लेयर्ड है और ये भी डबल लेयर्ड है। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के मिडिल का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसको बोल रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं सिस्टी बोलते हैं इसको। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं इनको। और इनमें ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये देखिए जूम करके दिखाया गया। जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये F पोर्शन होता है एक, और ये एक होता है F1 पोर्शन होता है। इसमें जो स्ट्रक्चर इसका ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है। और ये जो पार्टिकल्स जैसे दिखते हैं ये बोलते हैं इनको राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स है। उसके अलावा इस स्ट्रक्चर्स के बीच में कुछ और भी फ्लूइड जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड लाइक,
तो ये होता है इसमें मैट्रिक्स। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया में टू मेम्ब्रेन है। इसमें टू मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है इसके कारण, क्योंकि ये डीपली फोल्डेड होती है, इसके कारण इसका देखिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसमें एनर्जी जो रिलीज्ड होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है, जिसके कारण ये खुद की प्रोटीन बना सकती हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो प्लास्टिड जो होता है प्रेजेंट, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। ये टू टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट एंड सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमो मीन्स कलर्ड, प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड्स। वैसे ही ल्यूको मीन्स होता है वाइट, या फिर इसको कलरलेस भी कहते हैं, मतलब वाइट है या कलरलेस है तो बात तो एक ही है। ल्यूको मीन्स वाइट और प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड्स। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें पिगमेंट जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल में क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसको क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में। ये प्लांट्स में इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। क्लोरोप्लास्ट के पास में येलो या ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं, मतलब इसके पास में ग्रीन तो होता ही है पिगमेंट, इसके अलावा येलो या ऑरेंज पिगमेंट भी होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स होता है। इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रेनुअल्स, इसमें स्टोर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। इनके इंटरनल अगर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए क्लोरोप्लास्ट का अगर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसमें बहुत सी मेम्ब्रेन लेयर्ड इम्बेडेड होती हैं, बहुत सी इसमें मेम्ब्रेन लेयर होती हैं और जिनको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो मेम्ब्रेन लेयर होती है इनको स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये देखने में, अगर इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दिखने में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ये दिखती है। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही इसमें इसका खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम प्लास्टिड में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ये देखिए इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है, तो इसको बोल रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। और ये इसकी इनर लेयर दिख रही है, ये इनर लेयर को बोल रहे हैं इनर मेम्ब्रेन। ये इसमें जो स्टैक्ड है लेयर, ये है ल्यूमेन। ये इसका ये वाला पार्ट की बात हो रही, ये ल्यूमेन है। और ये जो कॉइल्स के जैसे स्ट्रक्चर इसमें दिख रहे हैं इनको बोल रहे हैं थैलेकॉइड्स। इनको क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड्स। ये इसमें एक दूसरे से, मतलब एक ये
जो थैलेकॉइड है, एक थैलेकॉइड दूसरे थैलेकॉइड से इसके द्वारा अटैच्ड रहता है, ये इससे जो जुड़ा रहता है एक दूसरे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ये कहलाता है स्ट्रोमा लैमेली। इसके बीच में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इसमें स्टैक्ड, जो इसमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्टैक्ड हैं एक के ऊपर एक, उनको बोल रहे हैं स्ट्रोमा। और ये वाला स्ट्रक्चर जो पूरा है इसको बोलते हैं ग्रेनम। तो ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट्स में इंपॉर्टेंट होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर पिगमेंट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट तो होता ही है, उसके अलावा और कौन से होते हैं, उसके अलावा येलो या फिर ऑरेंज पिगमेंट भी पाया जाता है। इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल, ऑरेंज पिगमेंट और येलो, ये पिगमेंट भी इसमें पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की, कौन सा है, ये है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स एक स्टोरेज सैक्स होता है। वैक्यूल्स क्या है, एक स्टोरेज सैक्स। इसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं। सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट जो होता है दोनों को इसमें स्टोर किया जा सकता है। वैक्यूल्स जो होते हैं इनका साइज बहुत स्मॉल होता है एनिमल सेल में। अगर एनिमल सेल की बात करें तो इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो इनमें वेरी लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में वेरी लार्ज वैक्यूल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल साइज वैक्यूल्स होता है। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स सेल्स में occupy 50 to 90% of the cell volume। अगर बात करते हैं प्लांट सेल की, प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल्स होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। लगभग 50 to 90% पार्ट वैक्यूल्स का ही होता है। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल सैप से फुल रहते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें सेल सैप भरा रहता है। ये सेल सैप जो होता है ये सेल सैप जो होता है वो सेल के लिए टर्जिडिटी या फिर रिजिडिटी, ये एक सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles। बहुत से जो सब्सटेंस होते हैं वो प्लांट सेल की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वैक्यूल्स में ही स्टोर रहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है इनके अंतर्गत कौन कौन से, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, सुगर्स का स्टोर हो गया, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए और कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, इनका स्टोरेज रहता है वैक्यूल्स में प्लांट सेल की बात करें तो। इसके बाद बात करते हैं जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लाइक एज अमीबा, अमीबा में क्या होता है, जो फूड आइटम्स अमीबा के होते हैं वो फूड वैक्यूल में ही स्टोर रहते हैं। अमीबा के जो फूड आइटम्स होते हैं वो फूड वैक्यूल में स्टोर रहते हैं। अमीबा उनका कंज्यूम करता है, उनको अमीबा फूड की तरह लेता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो इसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं। इसमें कैसे वैक्यूल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं, जैसे कि इनमें जब वाटर, बहुत ज्यादा वाटर की एक्सेस हो जाती है या फिर वेस्टेज, इसमें एक्सेस हो जाती है वेस्टेज की, तो ये सेल से इसको बाहर आउट कर देते हैं। ये सेल से ये वेस्टेज को और वाटर को सेल से बाहर कर देते हैं। इस तरह से ये इसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ईच सेल
thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. The cell thus has a basic structural organization. This helps the cells to perform function like respiration, nutrition, clearing of waste materials, or forming new proteins. Thus, the cell is the fundamental structure unit of living organism. It is also the basic structure unit of life. तो आप देख सकते हैं एक सेल के अंदर उसके ऑर्गेनेल्स के फंक्शन अलग अलग है, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, जिनमें बहुत सी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं जो कि लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसलिए एक सेल को क्या कहते हैं, एक सेल को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सी एक्टिविटीज के लिए। वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। ये है वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। ये इसमें सेल सैप इसमें फिल रहता है, इसमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। ये इसका जो होता है वो है सेंट्रल वैक्यूल्स। ये जो इसकी बाहरी लेयर होती है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये इसमें देखिए स्टोरेज मटेरियल्स हैं, इसमें कुछ स्टोरेज मटेरियल्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए, और भी कई इसमें मटेरियल्स स्टोर रहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसको बोलते हैं पिगमेंट्स। तो ये वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। वैक्यूल की बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो है, ये एक स्टोरेज सैक्स की तरह वर्क करता है। स्टोरेज सैक्स, स्टोरेज सैक्स किसके लिए है, ये सॉलिड और लिक्विड, मतलब इसमें सॉलिड कंटेंट भी होता है और लिक्विड भी होता है, दोनों ही स्टोरेज सैक्स का काम करते हैं। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल की बात करते हैं इसमें। तो जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एनिमल सेल में स्मॉल साइज में होते हैं वैक्यूल्स। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज होता है स्मॉल। लेकिन अगर प्लांट सेल में देखिए, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो वेरी लार्ज होते हैं। प्लांट सेल में ये जो वेरी लार्ज होते हैं इसमें ये लगभग 50 to 90% सेल वॉल्यूम होते हैं ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये सेल वॉल्यूम का 50 to 90% पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट सेल में, मतलब काफी बड़ा साइज होता है इनका। प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनमें क्या फिल रहता है, इनमें सेल सैप फिल होता है, फुल ऑफ सेल सैप होता है। और ये किसी भी सेल को टर्जिडिटी या फिर रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये वैक्यूल्स में जो स्टोर रहते हैं मटेरियल वो प्लांट सेल की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इसमें ये प्रोटीन्स, इसके अलावा प्रोटीन हो गया, प्रोटीन स्टोर रहता है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड इसमें स्टोर रहता है,
सुगर्स हो गए और कई सारे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं जो कि इसमें स्टोर रहते हैं। तो ये थे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। उनका स्ट्रक्चर हमने देखा, वो क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें देखी। अब इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं और इम्पोर्टेंट उसमें इंफॉर्मेशन भी है, उसकी इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं। तो इनको जो मेन इनके फंक्शंस हैं या इनको क्या कहा जाता है, इम्पोर्टेंट चीज इनके बारे में क्या है, उसको कैसे लर्न रखा जाए, कैसे उसको याद रखा जाए। तो इसके लिए मैंने एक एनालॉजी बनाई है। इसको सेल से अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत कम समय में ये लर्न हो जाएगा और लंबे समय तक ये लर्न रहेगा। या एग्जाम के टाइम पे ज्यादातर भूलने का रहता है कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छे से रिकॉल भी इसको कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी एनालॉजी क्या है। एनालॉजी जो है उसको, ये जो सेल का पूरा स्ट्रक्चर है उसको मैंने घर से कंपेयर किया है। जैसे कि हमारे घरों में कुछ चीजें जो हैं और ये सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको कंपेयर अगर करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि तो पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स है। न्यूक्लियस क्या करता है, एक सेल के लिए सेंट्रल रोल प्ले करता है। वैसे ही आप अपने घर में अगर देखें, हमारे घर में जो किचन है, किचन हमारे घर का एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, एक सेंट्रल की तरह काम करता है किचन। तो न्यूक्लियस को हम मान लेते हैं, न्यूक्लियस एक किचन है। न्यूक्लियस एक किचन है। हमारा किचन जो है, मान लेते हैं हमारा किचन कुछ ये राउंड शेप में है। इस शेप में हमारा किचन है। वैसे तो ये शेप होता है, मतलब इसका जो टॉप होता है किचन का इस शेप का होता है, लेकिन इसको हम राउंड रखते हैं। मान लीजिए किचन का टॉप जो है राउंड है। तो ये किचन जो है सेंट्रल रोल जैसे प्ले करता है घर के लिए, वैसे ही सेल के लिए न्यूक्लियस सेंट्रल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेल्स है उसको देखते हैं। ये इसमें लिख देते हैं यहाँ पे लाइक एज किचन टॉप। इसको हमने कंसीडर किया है किचन टॉप की तरह, जो कि राउंड शेप में है हमारा किचन टॉप। नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ईआर, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस से अटैच्ड है। वैसे ही हमारे किचन में ये मैंने मान लिया किचन का टॉप है राउंड शेप में और इसी से अटैच्ड ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो इससे अटैच्ड है इसको हम मान लेते हैं किचन के नीचे जो सीढ़ियां है या फ्लोर है, ये फ्लोर जो है कुछ इस शेप में है इसका फ्लोर। और इसके फ्लोर में जो टाइल्स मैंने लगवाए हैं इसके फ्लोर में, वो कुछ जो है इसमें ये पार्टिकल, मतलब ये डिजाइन बनी हुई है कुछ फ्लोर में और कुछ फ्लोर में डिजाइन नहीं बनी हुई है, बिना डिजाइन के हैं। तो जिसमें डिजाइन नहीं बनी हुई है उस फ्लोर को हम कह रहे हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनमें मैंने ये डिजाइन बनवा रखी है उनको कह रहे हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये देखने में ही रफ जैसे लग रहे हैं। तो ये हमारा हो गया किचन का टॉप और उसी से अटैच्ड ये हमारा फ्लोर हो गया। ये फ्लोर में टाइल्स हैं, दो तरह के टाइल्स हैं, एक स्मूथ टाइल्स है और एक रफ टाइल्स है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम कंसीडर करेंगे किचन फ्लोर like as kitchen floor।
नेक्स्ट है गोल्गी ऑपरेटस। गोल्गी ऑपरेटस को हम कंसीडर करेंगे लाइक एज हमारे किचन में एक फॉयल रैप होता है। हमारे किचन में एक फॉयल रैप होता है, या उसको प्लास्टिक रैप भी कह सकते हैं या टिन फॉयल भी कह सकते हैं। तो ये फॉयल रैप जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, किचन में किसी भी चीज को उसमें रख कर स्टोर कर सकते हैं। किसी भी चीज किसी भी किचन से रिलेटेड जो चीज होती है उसमें उसको पैक भी कर सकते हैं, मतलब उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं, उसको उसमें रैप करके उसको रख भी सकते हैं, और उसको आगे कहीं मतलब ले जाना है तो पैकिंग करके उसको ले जा भी सकते हैं। तो ये जो गाल्गी ऑपरेटस है इसको मैंने कंसीडर किया है किचन में जो फॉयल रैप होता है उससे। तो इसको मैंने कंसीडर किया है लाइक एज फॉयल रैप। जिस तरह से फॉयल रैप का काम होता है वैसे ही गोल्गी ऑपरेटस का भी काम होता है, स्टोरेज करने का, मॉडिफिकेशन करने का, पैकेजिंग करने का। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनेल्स वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स को क्या कह रहे थे, इसको कह रहे थे वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल। ये एक सेल का वेस्ट डिस्पोजल होता है। अब हम अपने घर में बात करते हैं तो सभी के घरों में डस्टबिन तो होता ही है। डस्टबिन या फिर कह सकते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेस्टेज को रखते हैं। कोई भी चीज अगर खराब हो गई है, कोई भी चीज बेकार हो गई है तो उसको वहां पे फेंक देते हैं। वैसे ही एक सेल के लिए जो लाइसोसोम होता है वो डस्टबिन का काम करता है। तो इसको हम कंसीडर करेंगे लाइक एज अ डस्टबिन, क्योंकि ये वेस्ट डिस्पोजल होता है एक सेल का। तो इसमें लिखते हैं लाइक एज डस्टबिन। एक सेल का जो है डस्टबिन होता है। आगे जो ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को क्या हम लोग बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एक सेल के लिए ये पावर हाउस का काम करता है। मतलब इसमें एटीपी इसमें स्टोर रहते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इसको हम अपने घर में जो कंसीडर करेंगे, हमारे घरों में जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स हो गया, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स होता है या फिर इन्वर्टर को भी कंसीडर कर सकते हैं। वो क्या करता है, वो पूरे घर के लिए वो पूरे घर के लिए एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है पूरे सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कोई भी केमिकल एक्टिविटीज होती है तो उसके लिए ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स या फिर इन्वर्टर। लाइक एज इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स और इन्वर्टर। तो जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स काम करता है वैसे ही एक सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड में क्या है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड में जो मेन प्लास्टिड होता है, पिगमेंट जो मेन होता है इसमें है क्लोरोप्लास्ट। तो इसको हम अपने घर में जो लाइटिंग होती है, अपने घर में जो लाइटिंग या फिर कह सकते हैं विंडोज, जैसे कि किचन की विंडोज है या घर में विंडोज है, उससे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। विंडोज इन द किचन। विंडोज इन द किचन मतलब इसमें जैसे कि दिया है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, और इसमें इसके अलावा जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं ऑरेंज या फिर येलो पिगमेंट। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये जो होता है कलरलेस होता है। तो मान लेते हैं हमारे घर में जो विंडो है उनका जो कलर है, विंडो में जो ग्लास है उनका जो कलर है, एक तो कलर्ड है, एक जो है कलर्ड है, और दूसरी जो है
वो कलरलेस है। एक कलरफुल विंडो है और दूसरी कलरलेस है। तो जो कलर्ड है, कलर्ड में हमारे पास ग्रीन कलर भी है, येलो कलर है और ऑरेंज कलर है। और जो कलरलेस है वो कैसी विंडो है, उसका जो कलर है विंडो की विंडो की जो ग्लास का कलर है वो व्हाइट कलर है। तो जो क्रोमोप्लास्ट है, जब ग्रीन कलर की विंडो जब हम लोग ग्रीन कलर की विंडो खोलते हैं तो उसमें से ग्रीन रेज जो आती है उससे क्या होता है, प्लांट की फोटोसिंथेसिस होती है। उसको एज अ विंडो हम कंसीडर कर रहे हैं समझने के लिए, लर्न करने के लिए। उसके अलावा इसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इसमें जो कलरलेस ग्लास है, जो विंडो का कलरलेस ग्लास है, उसमें क्या स्टोर हम रखते, क्या करते हैं स्टोर, उसमें रहता है स्टार्च स्टोर रहता है, ऑयल रहता है, प्रोटीन ग्रेनुल्स उसमें स्टोर रहते हैं। तो ये इस इनोलॉजी से हम समझ सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, मतलब प्लास्टिड में मेन है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं लाइक एज विंडोज ऑफ किचन। किचन की विंडोज हैं। कौन कौन से कलर की विंडोज हैं, ग्रीन, रेड, सॉरी ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है और एक कलरलेस है, मतलब व्हाइट कलर की है। तो ये हमारे किचन की विंडोज हो गई। नेक्स्ट जो है हमारा ऑर्गेनेल्स, ये है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं हमारे किचन में। एक फ्रिज होता है, हमारे किचन में एक फ्रिज होता है। तो फ्रिज में हम लोग लिक्विड चीज भी स्टोर कर सकते हैं और सॉलिड चीज भी स्टोर कर सकते हैं। तो वैक्यूल्स को हम कंसीडर करते हैं लाइक एज अ फ्रिज, लाइक एज अ रेफ्रिजरेटर। तो वैक्यूल्स को कंसीडर कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर की तरह, इसको कंसीडर करते हैं लाइक एज रेफ्रिजरेटर। क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में होता है उसमें हम सॉलिड भी कर सकते हैं स्टोर और लिक्विड भी कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। और ये मान लेते हैं ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये इसकी बाउंड्री है। ये बाउंड्री को हम लोग क्या कह रहे थे, ये इसको जो बाउंड्री है इसको हम लोग कह रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा इसमें जो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा था, ये सेंट्रल रोल, ये हमारा घर है, घर का ये है किचन, किचन का ये टॉप, किचन का टॉप जो है वो राउंड शेप में है। तो ये घर में किचन जो है ये कैसा रोल प्ले करेगा, ये सेंट्रल रोल प्ले करेगा। ये है न्यूक्लियस। और एक सेल की अगर बात करें तो ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस से ही या फिर किचन का जो टॉप है उससे ही कुछ इस तरह का फ्लोर्स या फिर सीढ़ियां भी कह सकते हैं। इस तरह का फ्लोर यहाँ पे है। इसमें कुछ जगह पे ये डिजाइन दी हुई है और कुछ जो फ्लोर है इसका ये स्मूथ है। तो ये जो डिजाइन है, डिजाइन की वजह से ये हमारा जो फ्लोर है ये रफ जैसा दिख रहा है। तो ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्मूथ दिख रहा है मतलब इसमें कोई भी डिजाइन नहीं है। तो ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये RER है, और इसकी बात करें तो ये है SER। फिर उसके बाद आते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, गोल्गी ऑपरेटस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एक के ऊपर एक स्टैक्ड होता है, कुछ इस तरह से गोल्गी ऑपरेटस। और इसको गोल्गी ऑपरेटस जो है इसको कंसीडर किया है फॉयल रैप की तरह। ये फॉयल रैप है। ये है न्यूक्लियस, ये टॉप, किचन का टॉप हो गया, ये हो गए फ्लोर्स, और ये फॉयल रैप। इसी को गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ये है इस तरह से लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम लोगों ने कंसीडर किया था गार्बेज बैग या फिर डस्टबिन। इसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ कहीं है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को कंसीडर किया था इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के जैसे, इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के जैसे, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है एटीपी फॉर्म में। इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स। इसके बाद जो ऑर्गेनेल्स है, प्लास्टिड्स की बात करें तो इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को हम लोगों ने बोला है, एक एनालॉजी में जो कंसीडर किया है, क्लोरोप्लास्ट को कंसीडर किया है विंडोज ऑफ द किचन। विंडोज। इसके बाद में जो है वो है ये है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, और इसको कंसीडर जो किया है हम लोगों ने, वो कंसीडर किया है रेफ्रिजरेटर। तो आप देख सकते हैं जैसे एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका काम होता है, वैसे ही अगर हम अपने घर में चीजों को देखें तो मिलते जुलता उससे उनका काम होता है। तो इस तरह से अगर एनालॉजी से समझेंगे तो हम लोगों को लंबे समय तक रिकॉल रहेगा, याद रहेगा लंबे समय तक, और अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो देख लेते हैं, ये न्यूक्लियस जो था सेंट्रल रोल प्ले कर रहा था, वैसे ही हमारे घरों में जो किचन का टॉप, मतलब किचन जो होता है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये किचन का टॉप हो गया जो कि मैंने राउंड शेप में बनाया है क्योंकि न्यूक्लियस राउंड शेप का होता है। इससे जो अटैच्ड है किचन के पास में अटैच्ड फ्लोर्स, मतलब हो गया फ्लोर्स में कुछ में डिजाइन होती है कुछ में नहीं है मान लेते हैं। तो जिसमें डिजाइन है वो थोड़ा सा रफ लग रहा है, इसलिए वो हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें डिजाइन नहीं है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
उसके बाद गोल्गी बॉडी को फॉयल रैप की तरह, क्योंकि सबके किचन में एक फॉयल रैप होता है, उसमें चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन उसका कर सकते हैं, उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के जैसे, जैसे हम लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में प्रोवाइड कराता है, वैसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद में ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को विंडोज के जैसे कंसीडर किया है, वैक्यूल्स को रेफ्रिजरेटर के जैसे, और ये गार्बेज बैग जो है इसको क्या था ये है लाइसोसोम्स, इसको गार्बेज बैग के जैसे, लाइसोसोम्स। तो आप देख सकते हैं एक पूरे घर का, अगर हम घर में चीजें देखें तो एक सेल की तरह ही उसमें भी चीजें हैं, उनका भी कुछ कुछ वर्क जो है एक सेल की तरह ही होता है। तो इस तरह से चीजें अगर लर्न करेंगे तो ज्यादा देर तक दिमाग में रहती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि एनोलॉजी आप लोगों को कैसी लगी, ताकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें और भी इंटरेस्टिंग एनोलॉजी के साथ वीडियो बनाऊंगी, जिससे अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।